नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। तो जैसा कि इस देश में कई बड़े एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीए, कैट, एमबीए के लिए कैट, और यूपीएससी के भी कई सारे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जिस एग्ज़ाम की होती है वो सिविल सर्विसेज, जिससे एग्ज़ाम देके आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और इंडियन फॉरेन सर्विस जैसे सर्विसेज में जाते हैं, सेलेक्ट होते हैं। और क्योंकि ये ज़्यादा चर्चा में इसलिए क्योंकि यूपीएससी ने कल 2022 के जो एग्ज़ाम था उसका फाइनल रिजल्ट जारी किया है। और टॉपर कौन था, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, कितनी लड़कियों ने टॉप किया, पहली टॉप 4 रैंक लेडीज कैंडिडेट की थी, तो वो सब आपको पता चल गया होगा। इसी जर्नी में हमारे साथ जो कैंडिडेट जुड़े हैं उनकी रैंक 18 आई है इस साल। और सिद्धार्थ नाम है इनका। सिद्धार्थ अभी एक रंगरूट है, वो उन्होंने असिस्टेंट कमांडेंट, जो कि यूपीएससी का एक पेपर होता है, वो क्लियर किया हुआ था और वो अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में है। तो सिद्धार्थ से बात करते हैं। तो वेलकम सिद्धार्थ। थैंक यू सर। तो कैसा, मतलब वो सिंक इन हुआ है ऑल इंडिया रैंक 18th? मतलब कैसा फील हो रहा है? सर रात में तो सो नहीं पाया सर। ट्रेनिंग एकेडमी में तो सुबह 4:30 बजे जाना था पीटी के लिए। ओ भाई। तो अभी तक आंखों में मतलब नींद है थोड़ी थोड़ी। अभी 3:15 पे दोबारा जाना है वेपन ट्रेनिंग के लिए। और जब रिजल्ट आया तो मैं मतलब अपनी आंखों में दवाई डाल के लेटा हुआ था। थोड़ा आई इन्फेक्शन हो गया था मेरे को। तो अच्छा। एक और कैंडिडेट है यहाँ पे, मनीष शर्मा, कैथल से, जिनकी 284 रैंक आई है। तो ओके। ही केम टू माई में बोला कि उठ उठ तेरी 18th रैंक आई है। एंड मेरा दिमाग जो है सर वो थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया। एंड आई कॉल्ड माई फादर। और पिताजी को जब मैंने बताया तो इमोशनल हो गया अंदर से, ऐसे थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड फिर फोन काटा, फिर उसके दोबारा बात करा थोड़ा कंपोज्ड होके। लेकिन अभी तक सर थिंकिंग मतलब थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के वजह से हुआ, लेकिन एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है चीजों को थोड़ा। अच्छा, तो दोस्त ने बताया तो आपने क्रॉस चेक नहीं किया कि मतलब क्या सच है ऑल इंडिया रैंक तो 18th? दोस्त ने वो नाम सर्च कर रखा था लिस्ट में। और उसके ऊपर वो नहीं आता, पीडीएफ में सर्च करते हैं तो ऑरेंज टाइप का मार्क आता है उसके ऊपर। तो ऑरेंज मार्क था, तो मैंने देखा रोल नंबर मेरा ये 0835555। फिर मैं यूपीएससी की साइट पे गया, खुद पीडीएफ डाउनलोड करी, फिर देखा। फिर मैंने दो लोगों को दिखाया कि हाँ पक्का देखो मेरा ही नाम लिखा है ना यहाँ पे। तो उन्होंने जब कंफर्म कर दिया तब मैं कहा तब पापा को फोन कर सकता हूँ। ओके, मतलब सबसे पहले पापा को बताया? सर सबसे पहले पापा को ही बताया सर। अच्छा, फैमिली में बाकी लोगों का रिएक्शन क्या था, मतलब ऑल इंडिया रैंक 18 सुन के? मतलब एक्सपेक्टेड रहा होगा क्योंकि आप ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रिपरेशन अच्छी रही होगी, लेकिन फिर भी उनका रिएक्शन क्या था? सर वो बेसिकली क्या था सर कि मेरे पिताजी ने भी प्रिपेयर किया था सिविल सर्विसेज के लिए। ओके, और उन्होंने ग्रेट। अटेम्प्ट किए थे 2002 और 2003 में। सो फैमिली वेट कर रही थी कि हाँ कोई हमारे घर से आईएएस बनेगा। तो इट वाज अ वेट ऑफ अराउंड 30 years। सो सब रोए घर में एक तरह से। मेरे जो बड़े पापा हैं वो रोए, मेरी बुआ रोई हैं, मेरी मम्मी रोई है, दीदी रोई हैं। मतलब जिसको रोने का मौका मिला उसने मौके का पूरा फायदा उठाया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछने को बहुत मतलब लालसा है मेरे को। आप ट्रेनिंग कर रहे थे, हाँ, जी सर। तो एक मतलब असिस्टेंट कमांडेंट भी आपने पेपर दिया होगा, उसकी भी प्रिपरेशन रही होगी। तो जी ये सर। दोनों एग्जाम को बैलेंस करना, ठीक है, और जी सर। असिस्टेंट कमांडेंट भी क्रैक करना और एट द एंड यूपीएससी क्रैक करना, तो वो जी सर। बैलेंस कैसे बनाया और वो जर्नी कैसे मतलब ट्रेवल करी आपने? सर बेसिकली मेरा डिसाइडेड था कि मुझे आईएएस करना है, आईएएस बनना है, ये करियर का एकदम अल्टीमेट गोल था। लेकिन एज ए कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, ये था कि एक प्लान भी होना चाहिए कि अगर आप ये यहाँ नहीं सक्सेसफुल हो पाते तो कुछ ऐसा हो कि हाँ लगे कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हुए। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर सीजीएल, सीपीओ, यूपीएससी, सीएपीएफ, गिव द सीडीएस एग्जाम, सो दैट देयर इज वन ऑप्शन फॉर मी। तो मैं बेसिकली प्रिपेयर करता था सिविल सर्विसेज के लिए। लेकिन अगर आप पैटर्न देखेंगे एग्जाम्स का तो सीएपीएफ एसी इज लाइक अ लाइट वर्जन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो अगर उसकी उसमें आपकी तैयारी अच्छी है तो आप वहां भी एक्सेल कर सकते हैं। बाकी इसमें थोड़ा फिजिकल का भी होता है कि आपको फिजिकल भी कुछ पैरामीटर्स क्लियर करने होते हैं। तो उसके लिए आप डेली अगर 15-20 मिनट भी या आधा घंटा भी अपनी बॉडी को देते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह और मेडिटेशन वगैरह, तो पॉसिबल है सर, एमिनेंटली मैनेजेबल है दोनों को एक साथ करना। अच्छा सिद्धार्थ, आपने बोला कि पहले से ही मतलब आपके मन में था कि अल्टीमेटली यूपीएससी सिविल सर्विस लिखना है और उसको निकालना है।
तो यस सर। ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से, मतलब कब सोचा कि यार नहीं, सिविल सर्विस देना है, आईएएस आईपीएस बनना है? तो ऐसा था सर, जब मैं छोटा था सर, मेरे घर में सभी कहते थे कि तुझे आईएएस बनना है या ये आईएएस बनेगा। तो मतलब ये तो डेस्टिनी से ही डिसाइडेड था, बचपन से ही डिसाइडेड था कि मुझे क्या करना है, मुझे आईएएस बनना है। ग्रेजुएशन में भी इसीलिए हिस्ट्री ऑनर्स लिया कि हिस्ट्री ऑप्शनल रहेगा आईएएस में। लेकिन जो मेटिकुलस प्रिपरेशन होती है, स्ट्रेटेजी बनाना, दिन में डेली 8-10 घंटे पुट इन करना, वो मैंने अपने थर्ड ईयर में, जब मैं ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में था, तब प्रिपरेशन को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करा कि हाँ इसी में पूरी तरह लगना है। उससे पहले जो मेरा बैकअप था, जैसे सीजीएल सीपीओ, उसमें मैथ अच्छी चाहिए आपको, इंग्लिश अच्छी चाहिए। तो आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट वेल, कि अगर यहाँ कुछ कुछ भी कमी रह जाती है तो देर इज समथिंग टू लुक टू। अच्छा, एक चीज आप भी बोल रहे हैं, सीजीएल की तैयारी करी, उसमें मैथ और इंग्लिश होती है। तो अब जब से यूपीएससी में सी सैट आया था, हाँ, उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती थी, और एक वो वाला डिवाइड भी होता था, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड की। टेक्निकल बैकग्राउंड वालों का सी सैट मजबूत होता है। तो वो सीजीएल की तैयारी ने सी सैट में कैसे हेल्प किया आपका? बेसिकली सी सेट में देखा जाए तो सर, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट होता है। और सीजीएल में भी आपका मैथ का जो सिलेबस होता है, रीजनिंग वगैरह का, एरिथमेटिक का, उससे काफी क्वेश्चन सी सेट में सिमिलर रहते हैं। बाकी आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं, और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से करते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी अच्छी हो जाएंगी। नो डाउट सीजीएल की प्रिपरेशन हेल्प्स वेरी मच इन सी सेट। और सर सी सेट का होना बहुत रेलेवेंट भी है, बिकॉज देर इज सम रीजनिंग एप्टीट्यूड दैट एन सिविल सर्वेंट मस्ट हैव। ओके ओके ओके। तो अगर सबसे पहले स्टेज की बात करें, प्रीलिम्स, तो सिद्धार्थ ने पर्टिकुलरली प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी? मतलब लोग बोलते हैं कि ये सोर्स पढ़ लो, वो सोर्स पढ़ लो, इतनी किताबें पढ़ लो, ये नोट्स बना लो। तो आपका स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए क्या था? तो जैसे पहली बार मैंने जब अटेम्प्ट दिया था, इट वाज इन 2019। और 19 में मैं कोचिंग कर रहा था वाजीरामन रवि पे, और प्रीलिम्स आने वाला था, तो मैं आखिरी के 2 महीने कोचिंग पे गया ही नहीं। और मैं उसको क्लियर करना है, तो मुझे एक ही स्ट्रेटेजी दिखाई दी, गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। आई गेव अराउंड 100 मॉक टेस्ट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। आखिरी के कुछ दिनों में तो मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि मुझे केवल मॉक टेस्ट देना है। एंड आई स्कोर्ड अराउंड 126 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स का सीन ये है सर, कि अगर आपका एक बार अच्छी तरह क्लियर हो जाए, तो यू वॉन्ट फियर द एग्जाम इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। जब आपको डर नहीं रहेगा एग्जाम का, और आप डेली प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज को, तो आपको टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब इजीली मैनेजेबल हो जाते हैं। तो in the second attempt I scored 132 in prelims. In the third attempt I had only 10 days to study for prelims. मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके जो फाइनल रिजल्ट आया, तब तक तो पढ़ाई होती नहीं सर, इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट करते हो आपकी, मैं हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। और फिर 10 दिन बचे थे, तो प्रीलिम्स के लिए तैयार किया, उसमें भी आई गॉट अराउंड 126। एंड दिस टाइम मेरा प्रीलिम्स में स्कोर है 148.8। इट्स अराउंड 140। 148? यस सर। अभी मार्कशीट देखी, अभी आई थी सुबह ही। तो मैं कहा सर कि ये तो, मतलब मैंने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इस बार प्रीलिम्स में। ये एंड तो वन ऑफ द हाईएस्ट होंगे आई अगर थिंक। किसी को मेरे नॉलेज में तो सर ये हाईएस्ट ही है, बट होंगे कोई लोग होंगे सर, वो 150 से भी ऊपर गए होंगे सर। एग्जाम इतना बड़ा है कि मतलब हर आदमी से ऊपर एक है। नहीं, तो व्हाट यू थिंक कि मतलब अब क्योंकि प्रीलिम्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, अभी यूपीएससी जो हर साल अपने तरीकों में, अलग अलग ऑप्शन देने के तरीकों में बदलाव करती है, तो वो मतलब आपको क्या लगता है कि वो आपकी स्ट्रेटजी कौन सी, वो कहाँ काम करी होगी? सर बेसिकली प्रीलिम्स का गेम ये है कि आपको क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने ही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ पेपर ऑफ रिकॉल कि आपने ये पढ़ा था और वही पेपर में अगर आपने उसका आंसर दे दिया। इट्स बेसिकली अ पेपर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जो भी लिमिटेड नॉलेज आपकी है, आप उसको कम समय में कितने अच्छी तरीके से अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। और इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि आप लिमिटेड रिसोर्स रखिए, उसको मल्टीपल्स टाइम रिवाइज करिए, ये आपकी बैकग्राउंड नॉलेज होगी। फिर आप पेपर देने के तरीके को सीखिए। नॉलेज होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस नॉलेज को यूटिलाइज इन एग्जाम में। और जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं, रेगुलर रिवीजन करते हैं, तो उसी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट, जो कि प्रीलिम्स में सबसे बड़ा इशू होता है, मल्टीपल रीडिंग्स में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ये सब चीजें आपको केवल मॉक टेस्ट देने से आएंगी। तो सर मॉक टेस्ट देना है और रिवीजन पे फोकस करना है। ये नहीं करना कि प्रीलिम्स के आखिरी टाइम में आप नए नए मटेरियल्स उठा रहे हो, नए नए सोर्स उठा रहे हो। आप अपने माइंड में एकदम अगर हेजी हो, तो आफ्टर प्रीलिम्स आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था, मैं कर सकता था, पर आप कर नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्क्रीट इन योर माइंड अबाउट कि ये है क्या, मेरे को पता क्या है। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट। अच्छा, तो प्री तो एकदम बैंग ऑन था मतलब आपका, मुझे ऐसा लगता है। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी थी?
मतलब मेंस आंसर राइटिंग हो गया, मेंस में भी मॉक्स हो गए। हाँ। और जैसे अब 2019 में जब सर पहली बार मेंस दिया था, प्रीलिम्स निकल गया सर, वो पता चल गया था उसी दिन। फिर मुझे कंजंक्टिवाइटिस हो गया सर आंख में, 10 दिन पढ़ नहीं पाया। फिर मैं सोचा मेंस की तैयारी करूँ कैसे, एक भी आंसर नहीं लिखा था लाइफ में मैं। मॉक टेस्ट देने गया सर विजन आईएएस पे, तो मेरे 48 नंबर आए 250 में से। और मैं रोते रोते घर आया, तो मैंने पापा से बोला, पापा मेरा इस बार मेंस नहीं निकलेगा। तो पापा ने बोला इतनी टेंशन ले रहे हो तो देना ही मत एग्जाम। मैं कहने पापा दूंगा। तो मेंस में सर मैंने तभी सीखा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़िए, उसके आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए। मैंने दूसरे अटेम्प्ट में क्या किया कि सारी एनसीईआरटीज को दोबारा उठाया, जो उनके पीछे क्वेश्चन दिए होते थे, व्हाट इज एनवायरमेंट, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस के भी आंसर लिखे मैंने, ताकि मेरा हाथ जो है वो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते ही चलने लगे, क्या इसका आंसर मैं ये लिख सकता हूँ। फिर मैंने सर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाले कि यूपीएससी क्या क्वेश्चन आस्क करता है, उसके आंसर कैसे करने हैं। उसके बाद सर एक टेस्ट सीरीज आप हमेशा लेके रखिए जीएस की, कि जीएस की टेस्ट सीरीज आपकी रहे, आप आंसर लिखिए और उसको कोई फैकल्टी चेक करे, कोई एक्सपर्ट चेक करे कि हाँ आप कैसा लिख रहे हैं कैसा नहीं लिख रहे हैं। और एक और स्ट्रेटजी है सर मेंस में मार्क्स इंप्रूव करने की, कि आप टॉपर्स की आंसर कॉपी को देखिए, कि जिसको यूपीएससी ज्यादा मार्क्स दे रही है वो ऐसा क्या कर रहा है। पहले अटेम्प्ट में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन टॉपर्स की आंसर कॉपी में आप देखेंगे कि वो कम शब्दों में ज्यादा बात बोलते हैं, टाइम भी बचता है और आपका नॉलेज भी शो होता है। तो वो सब चीजें हैं सर, टॉपर्स की आंसर कॉपी देखना है, टेस्ट देने हैं और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि वो कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें अगर मेंस के लिए आंसर लिख लिख रहे हैं तो। यस सर, पहले तो कीवर्ड्स पे फोकस करिए, बाकी आपका एक राइटिंग स्टाइल बनाइए कि हाँ ये कीवर्ड देखा मैंने, क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में डिवाइड करा, मैं एक हेडिंग लिखूंगा फिर 5 पॉइंट लिख दूंगा, फिर दूसरी हेडिंग लिखूंगा फिर 5 पॉइंट लिख दूंगा, कंक्लूजन करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा, तो आपके लिए टाइम बहुत बच जाएगा। और दूसरी चीज सर कि मेंस का पेपर जो होता है उसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके सिलेबस से होंगे। तो अगर आपके सिलेबस वाइज नोट्स हैं, सिलेबस का टॉपिक्स उसके ऊपर आपके नोट्स तैयार हैं, तो उन क्वेश्चन को आप जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं और परफेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे सिटीजन चार्टर है जीएस 2 का पार्ट, उसका क्वेश्चन है तो आप उसका आंसर ऐसा तैयार रखिए कि आप इतनी जल्दी करें कि आपको दूसरे टाइम में क्वेश्चन में टाइम मिल जाए, जिस क्वेश्चन में अप्लाई करना है अपना। मतलब जो क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं, हाँ, तो उनको आप प्रीवियस हैंड पहले ही तैयार करके दे सकते हैं, वो यस टाइम सर, यस बचाएगा ऑन द डे, है ना। यस। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, मतलब उसकी तैयारी कैसी हुई, मतलब कैसा हुआ फाइनल इंटरव्यू, वो तो बाद में पूछेंगे। उसकी तैयारी कैसे करी, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर किया। सर 2020 में इंटरव्यू कॉल आया था मुझे, तो मैंने सोचा कि प्रीलिम्स मॉक देने से निकल रहा है तो इंटरव्यू भी मॉक देने से ही निकलेगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक्स दिए, अराउंड 11-12 कोचिंग्स पे गया, मॉक दिए और पॉजिटिव फीडबैक भी आया वहां से। पर जब आप यूपीएससी में जाते हो सर, जब आप खड़े रहते हो उस कमरे के बाहर, बैठते हो और अंदर जाना रहता है, तो थोड़ा सा आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना होता है। तो पहले अटेम्प्ट में मुझे इंटरव्यू में केवल 149 नंबर मिला और फिर सिलेक्शन रुक गया। फिर इंटरव्यू से थोड़ा वो हुआ कि हाँ इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद सर मैंने क्या करा कि दूसरे अटेम्प्ट के बाद मैंने मेडिटेशन करना, बुक्स पढ़ना, या कोई कोई भी बुक है जो आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है, ऐसी बुक्स को पढ़ना इंक्रीज किया, प्रैक्टिस करी बोलने की, क्वेश्चन आंसर देने की, मिरर के आगे बोलने की। और इस बार भी इंटरव्यू से पहले काफी मॉक्स दिए, काफी प्रैक्टिस करी। जो आपका डेफ है, आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे अपने बारे में इंटरव्यू देने से पहले, कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, किस स्कूल में पढ़ा हूँ, किस कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो उस डेफ को आप 100 डिग्री प्रिपेयर रखिए कि हाँ सेंट जेवियर स्कूल से अगर मैं पढ़ा हूँ तो सेंट जेवियर ये थे, यहाँ मरे, यहाँ जिए, इनकी ये जीवनी थी, इनके बारे में ये कंट्रोवर्सी है, ये सब है, कि मतलब उस पर अगर क्वेश्चन आए तो आप शाइन करें वहां पे। और इंटरव्यू में बेसिकली आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप शाइन कर सकते हैं, कि आप अगर एक डीएम है तो आप क्या करेंगे। वहां पे आप दिखा सकते हैं कि हाँ मेरी थिंकिंग ये है, मैं ये पॉजिटिव अप्रोच ला सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होंगे जिसके आंसर आपको पता होंगे, और अगर नहीं पता होंगे तो इंटरव्यू में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि आपको नहीं पता तो आप क्लियरली डिनाई करिए कि सर मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में और पढ़ूंगा। तो सर प्रैक्टिस और ऑनेस्टी एंड डेप्थ का प्रिपरेशन इंटरव्यू में इसी पे फोकस। हाँ, मतलब नहीं पता है कुछ तो आप स्ट्रेट अवे पोलाइटली बोल दीजिए कि नहीं मुझे नहीं आता है, मैं बाद में देख लूंगा या तो बाद में इसके बारे में पढ़ लूंगा। तो अगर आप गेस करते हैं तो सोच कि आप डिसऑनेस्टी भी, मतलब आप सोच रहे हैं और आप तुक्का मार रहे हैं, तो इट फील्स लिटिल इंसल्टिंग टू द मेंबर्स समटाइम। सिद्धार्थ, इस साल वाला जो इंटरव्यू था वो जी सर, ट्रेनिंग में रह के दिया या ट्रेनिंग से पहले हुआ था, क्या था। ट्रेनिंग से पहले ही हो गया था सर, 7 मार्च को था, होली से एक दिन पहले। अच्छा। यस तो सर। तो इंटरव्यू से पहले मतलब क्या क्या थॉट था, मतलब कैसा लग रहा था इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाने से पहले।
फिर क्या था सर, पहले दूसरे अटेम्प्ट में चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया करता था कि इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी दांव पे लगी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका सर थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करा तो ये था कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझे अंदर जाके क्वेश्चनों को एकदम ऑनेस्टली आंसर देना है, जो मैं परफेक्ट जानता हूँ उसको बताना है, जो मैं नहीं जानता उसको मना कर देना है, और अपना बेस्ट दे के आना है। तो प्रिपरेशन में धीरे धीरे जब बंदा प्रोसेस ओरिएंटेड हो जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहता कि मेरा होगा कि नहीं होगा, रैंक क्या आएगी क्या नहीं आएगी, जब वो प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, अपना बेस्ट दे के आना है। तो इस बार ऐसे ही था सर कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, दे के आया सर, घर आया, बस डीटीसी की बस पकड़ी सर, सीधा घर गया, आराम से टीवी देख के सो गया। तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बनाई थी अब की बार की क्या होगा क्या नहीं होगा सर, ऐसे करके कुछ नहीं था। इंटरव्यू में वो सोशल मीडिया में बहुत अलग अलग तरीके की चीजें थी कि ये सवाल पूछ लिया, घुसते ही ये बोल दिया। हाँ। तो वैसा कोई एक्सपीरियंस था, मतलब कोई इंटरेस्टिंग ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया हो आपसे जो एक्सपेक्टेड ना हो? हाँ, या कोई मजाकिया कुछ चीज पूछ ली हो, वैसा कुछ था क्या? सर एज फार एज यूपीएससी का इंटरव्यू कंसर्न है सर, तो ऐसा कोई क्वेश्चन वो जनरली पूछते नहीं है, देयर क्वेश्चंस आर वेरी रेलेवेंट, नेशनल इशू रहेगा, कोई इंटरनेशनल इशू रहेगा इंपॉर्टेंस का, कोई आपके डेफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। लेकिन सर एक बार यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया था मैंने, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि लगा कि क्या क्या पूछा है। जैसे मेरे से पूछा अपनी हाइट को किलोमीटर में बताओ, और क्या इंसान के कभी 40 दांत थे। तो ऐसा लगा कि सर ये क्वेश्चन थोड़े सर मतलब एक्सेप्शनल थे। बाकी यूपीएससी के इंटरव्यू में सर क्वेश्चंस टू द पॉइंट ही रहते हैं, क्योंकि दे आर गोइंग टू इवेल्युएट यू इन अराउंड 30 मिनट्स। और ऐसे में वो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जिससे आपका जो कैरेक्टर है वो बाहर निकले, ना कि ऐसे क्वेश्चन जो मतलब थोड़े से ऑड और एक्सेप्शनल होते हैं। अच्छा सिद्धार्थ, डैफ का रोल क्या होता है? मतलब वो कितनी सावधानी से और कितनी मेटिकुलस प्रिपरेशन से भरना चाहिए? सर जो डेफ 1 और डेफ 2 इंटरव्यू से पहले भरते हैं सर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है भरने के लिए, क्योंकि उसमें काफी कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे एक अपने बारे में कंपोनेंट होता है उसका, कि आप अपने बारे में बताइए। तो वो जो आप अपनी प्रोफाइल वहां भेजते हैं वो बहुत मैटर करती है। आप क्या 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 पढ़े, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स क्या क्या हैं। तो इन सब चीजों को आपको ऐसे भरना चाहिए कि हाँ ये मेरी हॉबी है कि नहीं है। जैसे मैं प्लेइंग फुटबॉल भर रहा हूँ, तो मैं स्कूल कॉलेज में खेल रहा हूँ तो भर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरी कोई हॉबी नहीं है तो मैंने प्लेइंग फुटबॉल भर दिया। अब वो मेरे फुटबॉल पे क्वेश्चन पूछेगा, मेरी नॉलेज नहीं है, तो वो दिखाएगा कि मैं जेन्युइनली करेक्ट नहीं था अपनी हॉबी के बारे में। दूसरा सर, सर्विस प्रेफरेंस और कैडर प्रेफरेंस एक ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। अगर आपने आईएएस के ऊपर आईपीएस भर दिया तो जिंदगी भर आप उस फैसले के साथ जीना पड़ेगा आपको। या पे अपने होम स्टेट को कोई और भर दिया, महाराष्ट्र भर दिया, यूपी की जगह, जिंदगी भर आपको वहां बितानी है। तो इन चीजों में आप एक एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हाँ क्या भरना चाहिए, क्या सर्विस प्रेफरेंस में क्या भरना चाहिए, कैडर प्रेफरेंस क्या होना चाहिए मेरा। और जो अपने बारे में आप भरते हैं उसमें आप मैक्सिमम ऑनेस्टी दिखाइए, कि जो आपकी जेन्युइन हॉबीज हैं, जो आपकी जेन्युइन अचीवमेंट्स हैं, आप उनको प्रिफर करिए, ना कि बस आपको पेज भरने हो। अच्छा, एक चीज और, डैफ में हॉबीज या जो भी कैंडिडेट है उसने अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हो, और एक तरफ कोई ऐसा हो जिसकी उतनी हॉबीज ना हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना किया हो, तो वो कितना रोल प्ले करता है या नहीं प्ले करता है? सर मेरे हिसाब से तो उसका रोल काफी माइन्यूट है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर है वो किसी एम्प्लॉय को स्पेसिफिक सेलेक्ट करता है कि ये हमारे लिए सही आदमी है कि नहीं। आपकी हॉबीज ये डिसाइड नहीं करती कि आपका कैरेक्टर कैसा है या आप एक वर्दी एम्प्लॉय बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आप कुछ वर्थ वाइल फॉलो करते हैं, आपका कोई वर्थ वाइल पैशन है, तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप जॉब के अलावा भी आपके पास काफी चीजें हैं और आप अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मतलब अगर आप एक कैंडिडेट हैं तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कुछ अच्छी हॉबीज को इनकलकेट करें, ताकि आप उसको जब डैफ में भरें तो पूरे आत्मसम्मान के साथ भरे कि हाँ ये मैं करता हूँ, इसका मैं एक्सपर्ट हूँ, या ये काम मेरे सही में मेरे दिल के बहुत करीब है। तो कोई ना कोई 2-3 हॉबीज आप इनकलकेट करिए, फिर उसको लिखिए। तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी हॉबीज पे क्वेश्चन आता है तो वहां आप दिखा सकते हैं कि हाँ पढ़ाई के अलावा भी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें जिनको मैं पैशनेटली फॉलो करता हूँ। तो वो दिखा कि आप पैशनेट रहेंगे अपने काम के लिए भी, अगर आपको दिया जाता है या कोई आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है या टूरिज्म करना, तो उसमें भी आप पैशनेट रहेंगे। तो करिए, कोशिश करिए इनकलकेट करने की, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी कोई हॉबीज होनी चाहिए और उसी के बेसिस पे आप कुछ होने वाला है। और वो ये भी दिखाता है, मतलब ये मेरा थॉट है कि क्योंकि आप इतने लंबे प्रोसेस में हो और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो उससे थोड़ा दूर ईज आउट होने के लिए भी वो हेल्प करता है। तो वो ये भी देखते होंगे कि सिर्फ पढ़ रहे हो आप, क्यों कर रहे हो। तो इससे मेरा एक नेक्स्ट वर्क क्वेश्चन है लाइफ मैनेज। हाँ,
सिद्धार्थ, इससे एक क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट ये है कि सिद्धार्थ क्या करते थे, मतलब पढ़ाई से जब इतर कुछ करने का सोचते थे, स्पोर्ट्स, दौड़ना, जिम, किताबें पढ़ना, मेडिटेशन, तो आपके लिए वो ईज आउट पॉइंट क्या होता था? तो मेरा क्या था सर कि सेकंड अटेम्प्ट के बाद पापा ने गाइड करा कि हाँ मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपरेशन के लिए। तो डेली मैं 1 घंटा सुबह मेडिटेशन करता था, और मेडिटेशन करे बिना नाश्ता ही नहीं करता था। तो डेली मैं मेडिटेशन करता था सुबह। उसके अलावा सर बचपन से मेरा पैशन रहा है फुटबॉल खेलना। तो हमारा क्या था, बचपन में जब हम छोटे थे तो डेली 6 बजे हम दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जाया करते थे। तो वो जब भी मौका मिलता था, दोस्त मिल जाते थे, या तो क्रिकेट खेल लिया या फुटबॉल खेल लिया, कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलता रहता था। वीक में 2 या 3 दिन तो स्पोर्ट्स खेलना ही खेलना है। बाकी सर रनिंग कर सकता है, मेरा मेडिटेशन था। बाकी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना भी काफी मुझे पसंद आने लगा बीच बीच में। तो जैसे कि अपने देश में अष्टावक्र गीता है, उपनिषद है, भागवत गीता है, जो हमारे देश की ऐसी धरोहर है जो जो इस देश की कल्चरल यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उनका अध्ययन करना, और उनसे अपने आप को इम्प्रूव करने के तरीके सीखना। और जैसे हमारे देश में बहुत महान लोग पैदा हुए, जैसे जिद्दू कृष्ण मूर्ति, उनकी किताबों को पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव करना, ये मेरी कुछ हॉबीज थी जो मुझे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में भी काफी मदद करके गई मेरी। ओके, तो सिद्धार्थ ये बताइए, रिजल्ट तो कल आया था, हाँ, जी सर। और वो भी यूपीएससी जैसे एग्जाम का, तो क्या प्रीलिम्स की तैयारी थी 28 तारीख के लिए? नहीं सर, अब की बार जब ट्रेनिंग एकेडमी में आया था सर, तो यहाँ पे लीव के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि आप प्रीलिम्स दोगे कि नहीं दोगे। तो ऑलमोस्ट हमारा आधा बैच पे देने जा रहा है, मैंने कहा मैं दूंगा ही नहीं अब की बार। क्योंकि सर एक अंदर से था कि हाँ ठीक है, जैसे कि टेस्ट सीरीज दी थी मैंने पहले, तो मेंस की टेस्ट सीरीज में भी अमंग द टॉप 10 था, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज में भी एक्सेप्शनल गया। तो मुझे लगा कि अब की बार हो जाना चाहिए, और अगर क्या नहीं होगा तो मैं अपनी प्रिपरेशन में कुछ ड्रास्टिक चेंज करूंगा। क्योंकि वही पैटर्न जिसमें मैं 4 बार नहीं कर पाया हूँ, उसमें 5वीं बार भी करने जाऊंगा तो गिरने के चांस बहुत ज्यादा हैं। और अटेम्प्ट 2 ही बचे थे सर, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करता हूँ, अगर नहीं होगा अब की बार, या तो ऑप्शनल चेंज करूंगा या कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज करूंगा कि अगला जो अटेम्प्ट रहे वो एकदम ही डिफरेंट रहे इसके लिए। तो इसके लिए मुझे टाइम चाहिए था, तो मैंने कहा कि या तो अब की बार होगा, नहीं तो 1 साल पूरा गैप लेके अपनी प्रिपरेशन को नए ढर्रे से शुरू करेंगे। तो इसीलिए अब की बार प्रीलिम्स देने का सर कोई भी प्लान नहीं था, लीव के लिए अप्लाई भी नहीं किया था सर यहाँ कि देने जा रहा हूँ। तो कैसा चेंज करने का सोचा था, अगर बता पाए तो? ऐसा क्या हुआ कि पहले 3 अटेम्प्ट में ऑप्शनल ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पिछली बार भी जीएस में मेरे 420 थे, पर ऑप्शनल में केवल 219 रह गए। और ऐसा देख रहा था कि पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी और कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन सर मेरा क्या है, इशू है कि थोड़ा मैं लॉयल्टी को प्रेफरेंस देता हूँ कि हिस्ट्री है तो इसी से करके दिखाना है, या ऐसा कुछ था मन में। लेकिन अब की बार सोचा कि जब मैं टेस्ट सीरीज में भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ, अगर अब की बार भी नंबर नहीं आए तो शायद इस ऑप्शनल को चेंज करना ही बेटर रहेगा मेरे लिए। अगर मैं जीएस में ठीक ठाक स्कोर कर ले रहा हूँ और ऑप्शनल की जैसे रह जा रहा हूँ, तो इसको चेंज करना अगर कर सकता हूँ तो कर देना चाहिए। दूसरा सर ये था कि एसए एक ऐसा पार्ट था पेपर का जिसको उतना तवज्जो नहीं देते थे पहले। एग्जाम से पहले 3-4 एसए लिख लिए, उसी को कंप्लीट मानते थे। अब की बार ये था कि अब की बार एसए पे पूरा फोकस रहेगा, और जीएस की प्रिपरेशन में भी और एक्सीलेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यही सब कुछ प्लान थे सर। अच्छा, एक चीज और, ऑप्शनल चूज कैसे किया, मतलब इंटरेस्ट था या जो भी है? पिताजी ने 2002-2003 में पेपर दिया था, तो उनका हिस्ट्री ऑप्शनल था, और घर में हिस्ट्री की किताबें पढ़ी रहती थी सर, रोमिला थापर, आर एस शर्मा। तो 11th-12th में सर साइंस बैकग्राउंड था, लेकिन पढ़ने का थोड़ा शौक था किताबें वगैरह, तो वो पढ़ता था तो लगा कि हाँ हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। और इतना कुछ नॉलेज था नहीं कि हाँ किस ऑप्शनल से कितना परसेंट सिलेक्शन होता है, कौन बढ़िया करता है कौन बुरा करता है। ये लगा कि हिस्ट्री बढ़िया है, तो डीयू में चॉइस था कि क्या कोर्स करना है आपको, तो मैंने कहा हिस्ट्री करूंगा और इसी को ऑप्शनल बनाऊंगा। वो तो सर जब 1-2 बार फेल हुआ तब लोगों ने बताया कि हिस्ट्री जो है बहुत ही वैसा ऑप्शनल है कि स्कोर नहीं करता, ये नहीं करता। लेकिन सर मेरा ये मानना अभी भी है कि अगर आप अपने ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, कोई भी आपका ऑप्शनल है, आप सेलेक्ट हो गए। आप मतलब उस लेवल की प्रिपरेशन करो, और कभी ये मत समझो कि मैं इस वजह से नहीं हो रहा या इस वजह से नहीं हो रहा। देखो अपने अंदर जाके देखो कि हाँ कहीं मैं इसमें कुछ कमी तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने इससे पहले ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कभी नहीं लगाई थी। अब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे ऑप्शनल मुझे कम स्कोर देता था, लेकिन मैं भी तो उसको कम टाइम देता था। अब की बार लगाया तो उसने ठीक ठाक स्कोर दिया, तो वो भी है सर। अच्छा, तो प्रिपरेशन कैसे करी हिस्ट्री ऑप्शनल की, कोचिंग वगैरह या कहीं से गाइडेंस, वो कैसे? तो सर पिताजी की गाइडेंस तो थी सर। इस बार पहले वाजी रामन रवि एक इंस्टीट्यूट है, वहां से कोचिंग करी थी प्री कम मेंस की। उसके बाद सर टेस्ट सीरीज जो थी वो विजन की टेस्ट सीरीज में लगातार लगाया करता था जीएस के लिए।
और इस बार मैंने ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट सीरीज ली थी, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री से, और एसए वगैरह के लिए भी विजन की टेस्ट सीरीज ली थी। ओके, तो वन लास्ट क्वेश्चन। 28 तारीख को जो कैंडिडेट्स प्रीलिम्स लिखने जा रहे हैं उनके लिए सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे? सर यही कहूंगा कि अभी से भी मतलब जितने दिन है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार पेपर आपको कैसे देना है मॉक टेस्ट दे दीजिए, अभी तो थोड़ा ही टाइम बचा है। तो सी सेट के एक दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाइएगा। और डी डे वाले दिन अपने आप को एक रोबोट समझना कि हाँ मैं पेपर देने आया हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की एक मशीन हूँ, और मुझे मैक्सिमम उनके अच्छे आंसर लिखने हैं। पेपर के बीच में ये कभी मत सोचना कि हाँ मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे, तीन आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। बस ये सोचना है कि मुझे क्वेश्चन का सही आंसर देना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पानी पीना मत भूलना पेपर के बीच में। और कुछ कभी भी लगे कि हाँ थोड़ी सी टेंशन हो रही है, तो याद रखना कि पेपर कैसा भी हो मैं जिंदा रहूंगा इसके बाद। और जब तक जिंदा रहूंगा कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूंगा। तो कुल जमा बात यह है कि मतलब अगर तैयारी अच्छी है तो पेपर तो अच्छा होना ही है। हाँ, आप पूरी तैयारी के बिल्कुल साथ सर, माइंड जाइए। सेट एकदम पॉजिटिव सर। हाँ, मतलब माइंड सेट पॉजिटिव, जैसा कि सिद्धार्थ ने बोला। और क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में आपने पढ़ाई की होगी और वो तैयारी अच्छी होगी अगर आपने ठीक से समय दिया होगा, तो ऑन द डे उसमें शक नहीं करना है कि कोई दिक्कत हो जाए और आप वहाँ फॉल्टर कर जाए। तो यस सर। सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और इन फ्यूचर कभी कुछ होता है तो फिर से हम कनेक्ट करेंगे। सिद्धार्थ के साथ ये बातचीत आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक देखते रहिए दिल टॉप। धन्यवाद।